हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा लेसन चल रहा था चौथे नंबर का, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। देखिए, हमने अब तक प्राथमिक क्रिया में किन किन बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है और आने वाले जो वीडियो होंगे वो किन से संबंधित होंगे, कौन से बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। अब तक मैंने आपको, देखो, प्राथमिक क्रिया के कितने भाग थे। पहला, आखेट एवं भोजन संग्रहण। जैसे आपको पता है कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। प्राथमिक क्रिया होती है जो लोग प्रकृति से सीधे संबंध रखते हो। अब देखिए, आखेट एवं भोजन संग्रहण जो है, मतलब आखेट का मतलब होता है शिकार करना और भोजन संग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को इकट्ठा करना। सीधे प्रकृति से संबंधित है। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था। दूसरे नंबर पे जो आता है वो पशुचारण से संबंधित है। इस पशुचारण में हमने पढ़ लिया था, एक तो चलवासी पशुचारण और एक पढ़ लिया था अपन ने पशुधन पालन। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे पशुचारण में। ये टॉपिक भी अपने पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। आज का जो बिंदु है वो है हमारा कृषि का। ठीक है, इस कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी प्रकार की प्रणालियां कृषि की होती है, और पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में कृषि की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार कौन कौन से बिंदु कृषि को प्रभावित करते हैं, और कृषि की कौन कौन सी मुख्य प्रणालियां हैं कि कितने तरीके से कृषि की जाती है, वो सारा का सारा बिंदु जो है हम इस कृषि वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सामने मैंने टॉपिक डाल दिया है। आज का टॉपिक है कृषि। देखिए, कृषि का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कृषि के बारे में बताना चाहता हूं कि कृषि है क्या। देखिए, कृषि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास खेत तो नजर आते ही हैं आपको। हमारी जो कृषि होती है, इस कृषि को देखिए भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कृषि का तात्पर्य होता है, मतलब आपके खेतों में जो फसल होती है उस फसल का बोया जाना, यही कृषि कहलाती है। और इसके अलावा जो पशुपालन होता है उसमें भी विभिन्न कृषि प्रणाली या विधियों का उपयोग किया जाता है, यही कहलाती है कृषि। तो सबसे पहले तो मैं कृषि के बारे में लिख देता हूं कि कृषि के बारे में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको कृषि के बारे में लिखना है। ये टॉपिक जो है आपके सामने डाल लीजिए आप, और इसमें ये दो बिंदु पढ़ेंगे। कृषि पहले नंबर की, निर्वाह कृषि, मैं आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले मैं कृषि के बारे में बता रहा हूं कि कृषि जो है क्या है। कृषि को एक तो प्रभावित करता है भौतिक, एक प्रभावित करता है सामाजिक। ठीक है, भौतिक हो चाहे सामाजिक हो और चाहे आर्थिक हो। आर्थिक दशाएं क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर। अब देखिए कृषि, अब कृषि का मतलब क्या होता है। कृषि का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना। ठीक है, कृषि अर्थात विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाना। सबसे पहली तो बात यह हो गई कि विभिन्न प्रकार की फसलों को बोना ही क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। और क्या कृषि कहलाती है, देखिए पशुपालन, जितना भी पशुपालन होता है, इस पशुपालन में विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित, मतलब आपका जो पशुपालन होता है वो भी विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है, इसे भी हम कृषि कहते हैं। पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है, यही कहलाती है क्या, कृषि। ये दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कृषि का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, आपके आसपास के खेतों में जो भी फसल बोई जाती है भैया वही कहलाती है आपकी कृषि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट डाल लीजिए, कृषि के प्रकार। अब देखिए कृषि कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। देखिए, मुख्यतः हम कह सकते हैं इसको कृषि प्रणाली भी बोल सकते हैं। कृषि प्रणालियां, कई तरह की कृषि प्रणालियां होती है, बहुत तरीके से कृषि की जाती है। बहुत तरीके होते हैं कृषि करने के। ठीक है, जैसे कि पहला बिंदु आता है निर्वाह कृषि, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक भी डला हुआ है निर्वाह कृषि। देखिए, निर्वाह कृषि जो होती है हम पढ़ेंगे। पहले मैं अभी कितनी प्रणालियां होती है कृषि की वो बता रहा हूं। पहली तो होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, जैसे सामने दिया हुआ है। एक है आदिम कालीन निर्वाह कृषि, और दूसरे नंबर पे जो आती है वो है गहन निर्वाह कृषि। दो तरह की निर्वाह कृषि होती है। सेकंड नंबर पे आ जाइए, दूसरी तरीके की कृषि कौन सी होती है, रोपण कृषि। इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रोपण कृषि क्या होती है। सीधे सिंपल तरीके से बता दूं, रोप कर एक जगह पौधे होते हैं, उनको निकाल कर रोप कर पौधा तैयार किया जाता है, जैसे कि गन्ना है, चावल है, चाय है, इस तरीके से। तीसरे नंबर पे आता है विस्तृत। ठीक है, विस्तृत का मतलब क्या होता है, बड़ा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि।
क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। चौथे नंबर की कृषि प्रणाली कौन सी है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है जिसके अंदर कई कृषियां एक साथ की जाती हो, मिश्रित कृषि। पांचवें नंबर की जो प्रणाली है वो है डेयरी कृषि, जिसमें पशुपालन दूध देता है, वो कृषि की बात चल रही है, डेयरी कृषि। ये सारी की सारी कृषियां हैं। छठे नंबर पे जो कृषि आती है उस कृषि का नाम है भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। सातवें नंबर की जो कृषि आती है वो कृषि है बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि। सबके बारे में पढ़ेंगे हम, अगले जो वीडियो आने वाले हैं वो इन्हीं से संबंधित होगा। अगला है सहकारी कृषि और आखिर में 90वें नंबर पे आता है सामूहिक कृषि। कुल मिला के हमारे पास में 9 कृषि प्रणाली है और ये 9 कृषि प्रणाली मतलब हमारे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर ये 9 तरह की कृषि प्रणालियां हैं जिस आधार पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है निर्वाह कृषि और इसे 2 भागों में हमने बांटा है, आदिम कालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। क्या होती है निर्वाह कृषि, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया और सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है निर्वाह कृषि। देखिए सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। निर्वाह कृषि क्या होती है? कृषि क्षेत्र के अंदर जितना भी माल उत्पादित होता है उस उत्पादित माल का या तो आप संपूर्ण उपयोग करो या फिर लगभग उपयोग करो और अपने जीवन को चलाने के लिए यह फसल पैदा की जाती है। मतलब खेती इतनी ही करते हैं, इतनी ही उपज करते हैं कि हमारे परिवार के पेट का भरण पोषण हो जाए। ठीक है, निर्वाह का मतलब तो यही होता है। मतलब यह हो गया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादित की गई सभी उत्पादनों का संपूर्ण या फिर लगभग उपयोग, ठीक है, निर्वाह कृषि कहलाती है। जब खेती से केवल इतनी ही उपज होती, मतलब इस खेती से केवल इतनी ही उपज होती है कि उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, बेचेगा नहीं, वो केवल भरण पोषण के लिए ही उस अनाज का उपयोग करेगा, मतलब जीवन का निर्वाह करेगा, केवल पेट का भरण पोषण हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बाजार में मार्केट में बेचने नहीं जा रहे, केवल हम इतना ही फसल को पैदा कर रहे हैं कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, बस। ठीक है, चलिए निर्वाह कृषि की परिभाषा क्या डालेंगे? कृषि क्षेत्र में उत्पादित, कृषि क्षेत्र में उत्पादित फसल का संपूर्ण या लगभग उपयोग निर्वाह कृषि कहलाती है। मतलब यह है कि जो भी फसल पैदा हो रही है या तो उसका पूरा उपयोग कर लो खाने में या फिर लगभग उपयोग कर लो खाने में। खाना है, केवल भरण पोषण करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और देखिए निर्वाह कृषि के बारे में कि खेती में केवल इतनी ही उपज होती है कि परिवार का भरण पोषण हो सके। इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, खेत में इतनी उपज होती है कि परिवार का पेट भर सके, बस केवल परिवार का पेट भरा जाए, इतनी ही फसल इसमें पैदा की जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, दोबारा सुनिए, खेत में इतनी ही उपज होती है कि परिवार का पेट भर सके, इस कृषि को निर्वाह कृषि कह दीजिए, या तो आप निर्वाह कृषि कह दीजिए या फिर कह दीजिए जीविका निर्वाह कृषि कह दीजिए या फिर कह दीजिए आजीविका निर्वाह कृषि। कुल मिला के यह है कि हमारी आजीविका चल जाए, हमारा जीवन चल जाए, बस इतनी ही खेती करना है, यही कहलाती है निर्वाह कृषि। नाम से पता चल रहा है केवल निर्वहन करना, हमारा भरण पोषण करना। समझ में आ गया होगा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाह कृषि के प्रकार मैंने आपके सामने लिख ही दिए हैं, ऊपर देख लीजिए। पहला है आदिम कालीन निर्वाह कृषि और सेकंड नंबर पे जो आता है ये है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये 2 कृषि होती है निर्वाह की। चलिए पहला डाल लीजिए, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। अब समझिए, देखो क्या होता है। देखिए आदिम कालीन का मतलब होता है पुराना। इस कृषि को हम एक नाम से और जानते हैं, वो है स्थानांतरित कृषि।
अब स्थानांतरित कृषि क्यों बोलते हैं इसको, सुन लीजिए। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। देखिए इस कृषि को पैदा करने के लिए लोग करते क्या है, देखो इस कृषि को पैदा करने के लिए वो जंगलों में तो रहते ही हैं, तो पहले क्या करते हैं, वो जंगलों की वनस्पति को जलाते हैं। जली हुई जो राख होती है उसको उर्वरक मतलब खाद के रूप में खेत में उपयोग में किया जाता है, खाद के रूप में उपयोग में ले लिया, फसल पैदा हो गई बढ़िया तरीके से। अच्छा, इस कृषि को जलाने की वजह से दहन कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बात समझ में। अब होता क्या है कि जब हम उससे खेत में काम करते हैं तो 2 से 3 साल तक हमने काम किया, जैसे जैसे जमीन की उर्वरक क्षमता समाप्त होती जाती है वो क्या करते हैं, 2-3 साल बाद में उस जमीन को छोड़ देते हैं। फिर जो जलाने की प्रक्रिया है, आगे जाते हैं दूसरे जगह, वहीं पर जंगलों को साफ करते हैं, खेत तैयार करते हैं, वही पेड़ों को जलाना, काटना और जली हुई राख को खाद के रूप में उपयोग में लेना, वही काम वहां पर होता है। तो ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान और फिर पुणे वाले स्थान पर वापिस आ जाना। तो ऐसी जो प्रक्रिया जो चलती है वो कहलाती है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आगे बात समझ, शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, और भी इसके बारे में विशेषताएं वो मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो केवल हम स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं उसके बारे में बताया मैंने, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या लिखना है देखिए, इस कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। पहली बात तो ये, अगर एग्जाम में स्थानांतरित कृषि के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब करते क्या है लोग, इस कृषि को उत्पादित करने के लिए जंगल में एक खेत तैयार करते हैं, उसके लिए जंगल को काटकर जलाकर यह खेत तैयार करते हैं। ठीक है, अब जलाकर करते हैं इसलिए इसको कौन सी कृषि के नाम से जानते हैं, दहन कृषि। और जो जली हुई राख होती है इसको लिख देते हैं, जली राख को उर्वरक के रूप में उपयोग लेते हैं। जलने के कारण इस कृषि को दहन, कौन सी कृषि, दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। कहने का मतलब इतनी सी बात बता दूं कि आदिम मतलब पुरानी, पहले के जमाने के जो आदिम मानव लोग रहते थे वो खेती ऐसे करते थे कि पहली बात तो जो आदिम कालीन निर्वाह कृषि उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कृषि को उत्पादित करने के लिए जंगल में एक खेत तैयार करते हैं, उसके लिए जंगल को काटकर जलाकर यह खेत तैयार करते हैं, जली हुई राख को उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं। जलने के कारण इस कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, दहन कृषि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब मैं आगे क्या बताने वाला हूं सुनते जाइए, पहले आप इसको उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। कृषि मतलब आपके आदिम निर्वाह कृषि में मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या बताई थी कि एक स्थान पर 3 से 5 वर्ष मतलब 2-3 साल तक ही ये लोग काम करते हैं, फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान का चयन करते हैं और यही जलाने की जो प्रक्रिया है फिर से ये लोग दोहराते हैं। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। इस कृषि को एक स्थान पर 3 से 5 या 2 से 5 लगभग हम कह सकते हैं, किताब में 3 से 5 है, 3 से 5 वर्ष तक ही करते हैं, जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वह उस स्थान को छोड़कर क्या करते हैं, दूसरे स्थान का चयन कर यही प्रक्रिया क्या करते हैं, अपनाते हैं। आगे बात समझे। कहने का मतलब यह है 3 से 4 वर्ष तक ये काम करते हैं, 3 से 5 वर्ष तक काम करते हैं, फिर जैसे उर्वरक क्षमता समाप्त होती है तो वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और आगे की ओर वो पहुंच जाते हैं। वही प्रक्रिया जो पहले वाले स्थान पर अपनाई है
वही प्रक्रिया दोबारा अपनाते हैं। देखिए इस कृषि के अंदर जो खेत का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कृषि जो होती है वो पुराने जैसे कि औजार है, लकड़ी, कुदाली, फावड़े, इनसे की जाती है। भाई पहले के जमाने में कोई ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करता था, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई खाद का उपयोग जो होता था वो भी पुराने जमाने के हिसाब से होता था। कुल मिला के है पुरानी तरीके से खेती की जाती थी। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इस कृषि का खेत का आकार, आकार कैसा, छोटा, वह कृषि में एक तो कुदाली, फावड़े, ठीक है, इसके अलावा आपके औजारों के रूप में और भी कई चीज हो सकती है, जैसे औजार में लकड़ी, ठीक है, आदि औजार के रूप में क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। आगे बात समझ में, मतलब उनके पास ना कोई ट्रैक्टर था, न कोई उनके पास यूरिया खाद थी, वो तो पहले के जमाने के हिसाब से करते थे। तो वो क्या करते थे, एक तो पहले तो खेत का आकार छोटा होता था, इतना ही खेत बना पाते थे वो लोग। कुदाली है, फावड़े हैं, लकड़ी आदि को औजार के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले के जमाने में आप देखा होगा लकड़ी का हल हुआ करता था, जो बैल जो होता था उसको खींचता था। तो एक उदाहरण ऐसा मान लीजिए। आगे बात समझ में। अब देखिए इस कृषि को स्थानांतरित, अब देखो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैंने 2-3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, वो बताऊंगा कौन कौन से स्थान पे क्या क्या नाम से जाना जाता है इसको। पर मैं आपको बता दूं इस कृषि को स्थानांतरित, दहन या झूमिंग कृषि के नाम से इसको जानते हैं। बाकी स्थान के आधार पर अलग अलग स्थानों पर और किन किन नामों से इसको जानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस कृषि को एक तो बोलते हैं स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित कृषि तो कहते ही है। दहन कृषि, दहन कृषि क्यों कहते हैं, जलाकर पैदा किया इसको, मतलब खेत तो जला के पैदा किया। अच्छा, उसके अलावा आपके झूमिंग कृषि और बोलते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूमिंग का मतलब नाम से पता चला है, झूम झूम के, कभी एक यहां पर स्थान, कभी दूसरे स्थान, कभी तीसरे स्थान, तो इसे कहते हैं झूमिंग। क्योंकि कृषक जो होता है यह कार्य एक स्थान पर नहीं करता, इसलिए बोलते हैं इसको झूम चक्र के नाम से भी इसको जानते हैं। मतलब आग लगाकर खेत तैयार करना, इसलिए इसको झूम चक्र के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि कृषक एक स्थान पर खेती नहीं करता, ठीक है। लिख देंगे इसको भी, यह कार्य एक स्थान पर नहीं होता, इसलिए इसे झूम चक्र के नाम से जानते हैं। क्लियर, आगे बात समझ, झूम चक्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग स्थानों पर इस खेती को किस किस नामों से जाना जाता है और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब आपके सामने लिखा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है इस कृषि को। देखते हैं कहां कहां पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं पहला नाम लिखता हूं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ठीक है। आपका भारत है, भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में, देखिए बता दूं आपको, जो भारत का उत्तर और पूर्वी राज्य है वहां पर इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। किस नाम जानते हैं इसको, झूमिंग कृषि, ठीक है। अब भारत का दूसरा हिस्सा देखिए, सॉरी ये तो भारत का है, ठीक है। अब विश्व की बात करते हैं और कहां कहां पे इसको अलग अलग नामों से जानता है। भारत में तो झूमिंग, स्थानांतरित भी बोलते हैं, दहन भी बोलते हैं, पर मुख्यतः अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, उत्तरी पूर्वी राज्य है तो वहां पे भैया झूमिंग कृषि इसको बोलते हैं। अगर मैं मध्य अमेरिका और मैक्सिको की बात करते हैं, मध्य अमेरिका व मैक्सिको में, बता दूं आपको अमेरिका और मैक्सिको के अंदर, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से इसको जानते हैं, मिल्पा कृषि, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, ये क्षेत्र है मलेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया में देखिए, मलेशिया व इंडोनेशिया में, तो बता दूं आपको लदांग, लदांग कृषि के नाम से इसको जानते हैं। आगे बात समझे। अब कितने नाम हो गए मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। पहले तो बोलते स्थानांतरित, फिर बोलते इसको दहन, फिर बोलते इसको झूमिंग, फिर बोलते इसको मिल्पा, और देखिए लदांग। अब देख लीजिए कितने नामों से इसको पुकारा जाता है। आगे बात समझ में। ये अब आपसे ये क्वेश्चन इन नामों से भी पूछ सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि दहन कृषि का वर्णन कीजिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछ लिया स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए, झूमिंग कृषि, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है झूमिंग कृषि का वर्णन कीजिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, और यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो सीधी सी बात है, झूमिंग, मिल्पा, लदांग, दहन और स्थानांतरित, ये सारी की सारी कृषि जो होती है वो आदिम कालीन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि ये खेती जो होती है
कौन सी आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहां पर होती है? एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो कि अफ्रीका का पार्ट है, गर्म क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका, जो गर्म प्रदेश है, यहां पर यह खेती होती है। दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग में भी यह खेती होती है। कहां पर? दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का कौन सा भाग? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब गर्म क्षेत्रों में यह खेती की जाती है ज्यादातर। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी एशिया में चले जाइए, वहां पर भी यह खेती आपको मिलेगी। एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाइए, वहां पर भी आपको यह खेती देखने को मिलेगी। वही जंगल को साफ करना, फिर वही आग जला के दहन करना, फिर खेत तैयार करना, 3 से 5 साल काम करना, फिर आगे की ओर बढ़ जाना। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। खेती वही पुराने ढंग से होती है, खेत का आकार बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, इस तरीके से ये कृषि होती है। आगे बात समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट डाल लीजिए, गहन निर्वाह कृषि। ये दूसरा बिंदु आप पढ़ेंगे, गहन निर्वाह कृषि कौन सी होती है, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, ये खेती कहां पर होती है? ये खेती होती है सघन आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। आगे बात समझ में, लिख देंगे इसको, यह खेती सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। आगे बात समझ में, मतलब ये कि ये जो आबादी जहां पर ज्यादा होती है, उदाहरण के तौर पे बता दूं आपको मैं, जैसे कि आपका ये भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में ये जो तटवर्तीय जो क्षेत्र होते हैं, अब यहां पर आपको देखना जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। अब जनसंख्या ज्यादा है, जमीन है कम, ठीक है, जमीन तो हो गई कम लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। आगे बात समझ में, ऐसे स्थानों पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब क्यों करते हैं वो भी सुन लो, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपके ऐसी फसल पैदा कीजिए जो कि जमीन तो कम घेरे और फसल ज्यादा पैदा करे। आगे बात समझ में, ऐसी फसलों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है गहन का मतलब बहुत अधिक, ठीक है, इतनी फसल पैदा करो थोड़ी सी जमीन पर कि आपका भरण पोषण आसानी से हो जाए। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब है यह खेती सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। उन कृषि को हम कहते हैं, इस कृषि को गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। आगे बात समझ में, खेत का आकार बहुत ही छोटा होता है इसके अंदर और फसल होती है बहुत ज्यादा। अब पूछोगे ऐसी कौन सी फसल है, जो कि कौन सी फसल देखेंगे, देखिए उसमें देखेंगे अपन। देखिए पहले तो इस कृषि में एक तो जैव रासायनिक जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, रासायनिक का मतलब हम कह सकते हैं खाद, ठीक है, और हम कह सकते हैं जो सिंचाई साधन होते हैं, सिंचाई साधनों का उपयोग इसमें किया जाता है। पहली बात तो कहां पर होती है? सघन आबादी वाले क्षेत्रों में। दूसरी चीज, इस कृषि में जैव रासायनिक और सिंचाई साधनों का, ठीक है, इनका उपयोग इसमें करते हैं। अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि गहन निर्वाह कृषि होती कौन सी है, तो सुन लीजिए, गहन निर्वाह कृषि के प्रकार। ऐसी कौन सी कृषि है जो कम जमीन पर ज्यादा पैदा होती है? अब देखिए इसमें दो कृषि आती है, एक चावल प्रधान, ठीक है, एक तो चावल प्रधान कृषि होती है, मतलब गहन निर्वाह कृषि होगी जिसमें केवल क्या पैदा होता है? चावल पैदा होता है। एक होती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, मतलब एक में तो चावल ही चावल पैदा होता है, एक में चावल नहीं होता है। इसमें क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले डाल लीजिए चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो बता दो इसमें जो सबसे प्रमुख फसल होती है वो होती है चावल, लिख देंगे, इस कृषि में प्रमुख फसल चावल है। क्लियर? ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषता डाल लेंगे, गहन निर्वाह के अंदर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या विशेषता हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो कि अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। सबसे पहली चीज, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा,
ठीक है, क्योंकि जनसंख्या इतनी होती है, खेत कहां से होंगे, इसलिए तो वो लोग चावल पैदा करते हैं कि जमीन थोड़ी सी होगी तो हम चावल तो बहुत पैदा होता है, थोड़ी सी जगह में ज्यादा चावल पैदा होता है, इसलिए वो लोग चावल पैदा करते हैं क्योंकि जमीन उनके पास छोटी है और जनसंख्या अधिक है। कृषक का संपूर्ण परिवार इस कृषि में कार्य करता है। ठीक है, किसान का संपूर्ण परिवार इस कृषि में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तीसरे नंबर की विशेषता सुन लीजिए, इसके अंदर भूमि का गहन उपयोग होता है, मतलब बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। भूमि का गहन उपयोग। और सुनिए चौथे नंबर की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट, यंत्रों का उपयोग नहीं करते हैं, मानव श्रम का उपयोग करते हैं, क्योंकि चावल जो होता है वो मानव रोपता है, रोपण कृषि है चावल, रोप कर ये फसल पैदा किया जाता है, मतलब यंत्रों के स्थान पर मानव श्रम अधिक किया जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। इसके अलावा पांचवा बिंदु देख लीजिए, यही लिख देता हूं मैं, आपके जो खाद के अंदर उपयोग होता है वो भैया पशुओं का खाद और हरी खाद का उपयोग करते हैं, पशुओं की खाद और हरी खाद का उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है, छठे नंबर की लास्ट विशेषता सुन लीजिए, प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है और प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन इसलिए कहेंगे क्योंकि थोड़ी सी जमीन पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन किसान को इसमें फायदा नहीं है, प्रति कृषक उत्पादन कम होगा। ठीक है, लिखेंगे प्रति इकाई उत्पादन अधिक, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। और इसी तरीके से अपना ये चावल प्रधान जो कृषि, गहन कृषि है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, सिंपल सा है। एक, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा। किसान का संपूर्ण परिवार इस कृषि में कार्य करता है। भूमि का गहन उपयोग होता है, दबा के उपयोग करते हैं लोग। यंत्रों के स्थान पर मानव श्रम अधिक होता है और पशुओं की खाद और हरी खाद का उपयोग करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कंप्लीट होती। अब पॉइंट डाल लीजिए, चावल रहित, जहां पे चावल पैदा नहीं होता है तो क्या पैदा होता है, गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम, ऐसे ज्वार, बाजरा, ऐसे फसल पैदा करेंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब बात करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, मतलब ये कि इसमें चावल पैदा नहीं होता, उसमें चावल पैदा होता है। चावल जो आपके, अब रहित शब्द है, रहित का मतलब होता है जहां पे चावल पैदा ना हो। तो क्या पैदा होता है इस कृषि के अंदर, पैदा होता है गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम, बाजरा, ज्वार, ऐसी फसलें इसमें पैदा होती। ठीक है, लिख देंगे, इस कृषि में गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, सोरपम, ऐसी फसल इसके अंदर पैदा होती है, मतलब चावल पैदा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है, ये मानसून एशिया, इसके अनेक भागों में जहां पर जलवायु, उच्चावच मृदा की भिन्नता के कारण धान की फसल नहीं उगाना, मतलब धान की फसल संभव है ही नहीं कि यहां पर धान की फसल पैदा हो जाए। कहां पर, मानसून एशिया के अनेक भागों में, जहां पर आप कह सकते हैं कि जहां पे बारिश होती है मानसून के जरिए। अब मानसून तो भैया कभी कभार आएगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो जब बारिश ही नहीं होगी, चावल के अंदर तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो मानसून एशिया के अनेक भागों में जहां पर जलवायु डिपेंड करती है, उच्चावच डिपेंड करता है, मृदा, इसकी भिन्नता के कारण धान उगाना पॉसिबल नहीं है। आपका जो उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, आपके उत्तरी कोरिया है, उत्तरी जापान है, यहां पर गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम उगाया जाता है। भारत में जाइए, सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में जो गेहूं है और दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार और बाजरा है। ठीक है ना, भारत का सिंधु और गंगा का जो मैदान है वहां पर तो उसका जो भारत का जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है उसका पश्चिम भाग, वहां तो गेहूं पैदा करते हैं। फिर आप जाइए दक्षिण और पश्चिम के शुष्क प्रदेश, मतलब आपका जो पश्चिम वाला भाग है राजस्थान का, ठीक है, यहां पर पैदा किया जाता है ज्वार और बाजरा। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहां पर चावल नहीं उगाया जाता। कुल मिला के बात ये हो गई। ठीक है, क्यों नहीं उगाया जाता, देखिए पहला पॉइंट, मानसून एशिया के भागों में जलवायु, उच्चावच मृदा की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको,
उत्तरी चीन और मंचूरिया और उत्तरी कोरिया व उत्तरी जापान, ये आपके 4 क्षेत्र हो गए, देश मान लीजिए। एक तो उत्तरी चीन में जाइए, मंचूरिया में जाइए, उत्तरी कोरिया में जाइए, आगे बात समझ में। ये क्षेत्र है जहां पर कौन सी फसल पैदा करेंगे, देखेंगे उत्तरी जापान में जाइए। अब वहां पर फसल पैदा की जाती है कौन सी, गेहूं और सोयाबीन, ठीक है। और कौन सी करते हैं, जो सोरपम, ये फसल यहां पर पैदा की जाती है। भारत में आ जाइए, भारत में चलते हैं तो भारत का सिंध वाला भाग, सिंध और गंगा, ये जो भाग है इसका जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मतलब भारत के सिंध और गंगा का जो मैदान है, इसके पश्चिम भाग में, इसके पश्चिम भाग में तो पैदा होता है भैया जी गेहूं, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम का, भारत का दक्षिण और पश्चिम जो कि शुष्क है, पानी नहीं है, ज्वार बाजरा, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या पैदा होता है, ज्वार और बाजरा। इस तरीके से अपने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कौन कौन सा टॉपिक बताया, आज का टॉपिक था कृषि का, जिसमें हम निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा और 2 बिंदु हमने कंप्लीट किए, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। और ये टॉपिक आपके लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, छोटा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।